क्वेश्चन नंबर 1 मार्क्स 2 मार्क्स तो हम कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम जो मॉडल पेपर हम कर रहे थे मॉडल पेपर नंबर 2 का पार्ट 2 लेके आए हैं। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ 16 से स्टार्ट करेंगे और बाकी सभी क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करा रखे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको लिंक्स पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें तो वहाँ आपको आराम से मिल जाएगी। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट कर दें क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं दर्शाइए कि 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर बार आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जितने भी मैं करा रहा हूँ वो तो सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो वाकई में हर बार आते हैं, तो उनमें से ये क्वेश्चन एक है। तो मान लेंगे, माना 3√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हमने उसका उल्टा मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। कोई भी अगर परिमेय संख्या होती है तो उसे मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूँ, जहाँ पर Q का मान कभी भी ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, ये मेंशन कर दोगे। अब इसमें क्या करना होता है ना बच्चों की, अंडर रूट का एक तरफ रखो, बाकी एक तरफ रखो। P/Q प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का। ये अंडर रूट का इधर माइनस का, इधर क्या हो गया, प्लस का। समीकरण 1 मानो। देखो, आपको पता है परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ो या घटाओ वो परिमेय ही रहती है। तो हम लिखेंगे चूंकि 3 - P - Q एक परिमेय संख्या है, वह हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये हम जानते हैं, ये हम सिद्ध भी कर चुके हैं क्वेश्चंस करते टाइम। सो देखो, इधर परिमेय है और इधर अपरिमेय और यहाँ बराबर है, तो ये चीज़ पॉसिबल है क्या? अर्थात ये चीज़ कभी पॉसिबल नहीं है कि एक तरफ परिमेय हो और एक तरफ अपरिमेय हो और वो बराबर हो। ये गलत है। ठीक है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अतः हमारी अवधारणा, मतलब हमने जो माना है, हमारी अवधारणा वो गलत है। अवधारणा गलत है। अतः अगर ये परिमेय नहीं है तो बेटा ये क्या होगी, अपरिमेय होगी। अतः 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में आता है और उसको हमने बड़े आराम से आसानी के साथ कर लिया। आशा करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी, है कि नहीं? अगर किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट लगे, दिक्कत लगे, तो आप वीडियो को एक बार दोबारा बैक करके देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके अपना, आप स्टडी मटेरियल के लिए अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। ठीक है, मैं हर एक क्वेश्चन को डिटेल में करवा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं, कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं द्विघात समीकरण का मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। मूलों के लक्षण भी बताइए, मतलब वही प्रकृति बतानी है। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, हमें दिया क्या है वो लिख लेते हैं, दिया है। देखो तो क्या दे रखा है हमें, द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 दे रखा है। यही चीज़ दे रखी है। यहाँ a के प्लेस पे देखो बच्चों 3 है, b के प्लेस पे -5 है और c के प्लेस पे 2 है। ठीक है, प्रकृति निकालनी है आपको। प्रकृति के लिए आपको क्या चाहिए बच्चों, विविक्तिकर चाहिए होता है। विविक्तिकर को अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसे डी से प्रदर्शित किया जाता है। सूत्र क्या होता है, b² - के 4ac। तो b क्या है, देखो यहाँ पर -5, 4, a का मान 3 और c का मान 2, 5×5 = 25, नेगेटिव का वर्ग प्लस 7 × 12 = 12 × 24,
घटाएंगे तो 1 आ गया। चूंकि डी धनात्मक है अतः मूल वास्तविक होंगे तथा मूल अलग अलग होंगे, है ना। जब डी का मान प्लस में आता है तो मूल वास्तविक होता है और अलग अलग होते हैं। डी का मान 0 आता है, मूल वास्तविक होता है और दोनों मान समान होते हैं। डी का मान अगर माइनस में आता है तो मूलों का कोई वास्तविक मूल नहीं होते, ठीक है। तो उसका हम हल नहीं निकाल सकते, वास्तविक हल नहीं निकाल सकते। ये चीज़ हो गई। अब आगे बढ़ेंगे, ये चीज़ तो हो गई। अब हमें क्या लगाना है, द्विघाती सूत्र लगाना है। द्विघाती सूत्र से द्विघाती सूत्र x बराबर क्या होगा बेटा, माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac बट्टे में 2a, यही होगा। बी क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ माइनस के 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है बेटा, यहाँ 1। ए का मान यहाँ पर कितना है, 3। माइनस माइनस प्लस, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 2 3 6, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब आपको एक बार क्या लेना है बेटा, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, प्लस चिन्ह लेना है। प्लस चिन्ह लेने पर तो x बराबर 5 प्लस 1/6 यानी कि 6/6 यानी कि 1। आंसर 1 आ गया। अब आपको लेना है माइनस चिन्ह लेने पर। माइनस चिन्ह जब लोगे तो x का मान क्या होगा, 5 माइनस 1/6 यानी कि 4/6। 2 दूनी 4, 2 3 6 आंसर, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया और ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल देख के कि कितने शानदार क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछे जा रहे हैं, हर बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कह रहे हैं 18वां क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए। इसको हल करके हमें 2 cosec a लाना है। एक तो ये क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का या फिर ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं तो देखो दोनों कराऊंगा, लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना है, जो क्वेश्चन ज़्यादा सरल है, जो कम टाइम ले रहा है, उसे करना, ठीक है। दोनों में से अगर आपको दोनों आते हैं तो, ठीक है, तो ये करना। 18वें क्वेश्चन में आ जाओ। हमें सिद्ध करना है, ठीक है, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, साइन ए बट्टे में 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए बट्टे में है साइन ए। हमें क्या सिद्ध करना है, 2 cosec ए। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीट करता है। तो ये जितने भी आज के हम वीडियो में क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, बायां पक्ष लेना है, ठीक है। बायां पक्ष लेके आपको दायां पक्ष हल करना है। तो ऐसे लिखेंगे, बायां पक्ष लेने पर, ठीक है। साफ साफ लिखा करो एग्जामिनर को, ताकि पूरा समझ में आए। जैसे मैं कर रहा हूँ ना, पूरा एकदम स्पष्ट लिखा करो, साफ साफ। तो बायां पक्ष लिख लो एक बार, ठीक है। देखो बायां पक्ष लेने के हम क्या देखते हैं कि कोई सर्वसमीका लग रही है कि नहीं लग रही है। तो यहाँ कोई भी सर्वसमीका नहीं लग रही है। जब सर्वसमीका नहीं लगती है तो हम फलन को साइन कॉस में बदलते हैं। फलन पहले से ही साइन कॉस में बदला हुआ है। अब हमें इसका लॉस ऑफ लेके हल करना है, ठीक है। इसकी गुणा इसके साथ कर दोगे, जब हम गुणा करके लॉस ऑफ लेते हैं तो इसकी गुणा इसके साथ, साइन गुणा साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। और इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का वर्ग, ठीक है। सो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 2ab। ओके, अब इसको थोड़ा व्यवस्थित करके लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए को मैंने साथ में रखा,
आपकी नज़र भी होनी चाहिए कि हमें क्या प्रूफ करना है, ठीक है। वैसे जो मैं टेक्निक सिखाता हूँ उससे हमेशा हो ही जाता है, ये बेस्ट टेक्निक है। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है बच्चों? 1। तो इसकी जगह पे मैं 1 रख सकता हूँ क्योंकि एंगल समान है, एक पहले से मौजूद है, कॉस है ना, बार बार साइन लिख दे रहा हूँ। सो देखो 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 1 आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 बार यहाँ से कॉस बचा, बट्टे में है 1 प्लस कॉस ए, गुणे में है साइन ए। सेम टू सेम ऊपर नीचे गुणा भाग में है तो कट जाएगा, क्या बचा? 2, 1 बट्टा साइन है। आपको पता है 1 बट्टा साइन है क्या होता है? कॉसेक ए, और यही आपको प्रूफ करना था। आपको क्या लाना था? 2 कॉसेक ए लाना था। आगे आपका बढ़े आराम से, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे बच्चों कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा ज़रूर देखें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसी की में अथवा भी दे रखा है, वो हम करना है। कह रहे हैं यदि 15 कॉट ए का मान 8 हो तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अथवा वाला करेंगे अब हम, चूंकि क्या दे रखा है बेटा? 15 कॉट ए का मान दे रखा है 8, ठीक है। तो 15 इधर गुणे में इधर क्या हो जाएगा बच्चों? बट्टे में, ठीक है। आपको पता है लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, यहाँ से क्या होता है बेटा? साइन कॉस टेन, नीचे से होता है कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। कॉट क्या होता है? आधार बट्टे लंब, ठीक है। तो ये वाला क्या है बेटा? आधार है, ये वाला हमारा क्या है? लंब है, ठीक। ये वाला आधार है, ये वाला लंब है, उसी हिसाब से हम चित्र बनाएंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति की सारी चीज़ें किस पर आधारित होती है? समकोण त्रिभुज में। ये वाला हमारा क्या होता है बेटा? कर्ण। क्या हमें कर्ण पता है? नहीं पता है, हमें आधार पता है। देखो ये चीज़ दे रखी है और आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? साइन ए का मान निकालो, है ना। ए में एंगल दे रखा है और ए में ही निकालना है, तो एंगल का तो कोई झमेला नहीं है, ठीक है। आधार 8, ये आधार 8 है और लंब आपका कितना है? 15। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा बच्चों? आपको पता ही है क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। कर्ण कितना है पता नहीं, आधार कितना है? 8, लंब कितना है? 15, 8 8 64, ठीक है। और ये हो जाएगा 225, तो ये हो जाएगा आपका 289, ठीक है। कर्ण, तो कर्ण क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √289, तो के का मान आ जाएगा 17। इसका वर्गमूल कितना होता है? 17। अब प्लस में ही लेना है क्योंकि दूरी का मान कभी माइनस में नहीं होता है, तो ये मेरा 17 आ गया। अब हमें साइन थीटा निकालना है, साइन ए। साइन ए का मान क्या होता है? साइन ऊपर है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। लंब का मान कितना है? 15, कर्ण का मान कितना है? 17। आंसर आ जाएगा 15/17, ठीक है। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आपको अगर कहीं पर डाउट है, दिक्कत है, आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। सो कोई डाउट दिक्कत तो रहनी नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं कि दिखाइए कि ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बता रहा हूँ। 19वें नंबर पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दिया है, ठीक है। 3 बिंदु दे रखे हैं तो नाम दे देते हैं। माना ए आपको दे रखा है 2,1, बी आपको दे रखा है 2,-2 और सी आपको दे रखा है 5,2। और ये हमें दर्शाना है कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो आपको पहले एक बार ए बी निकालना है
एक बार बी सी निकालना है और एक बार ए सी निकालना है। ठीक है, बीच की दूरी के आधार पर ही बता सकते हैं। ए बी निकालते हैं। ए बी मतलब दो बिंदु के बीच की दूरी, सूत्र आपको पता ही होगा, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, ए बी ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया -2 माइनस 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, तो 25 आ जाएगा अंडर रूट। 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, तो ए बी हमारे पास 5 है। ए बी निकल गया। अब हम निकालते हैं बी सी। बी सी, ये बी सी क्यों होगा, तो ये x1, ये x2, y1 y2, तो ये भी देखो 2 में से 5 घटाएंगे, माइनस का 3, माइनस 3 का वर्ग 9 और ये माइनस 4 का वर्ग 16, ये भी ये आ जाएगा और ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो बी सी भी कितना आ गया 5, समीकरण नंबर 2। अब आपको ए सी निकालना है। ए सी x1 माइनस के x2, y1 माइनस के y2, सो -7 का 7 सत्ते 49 प्लस के यहाँ -1 आएगा, -1 का वर्ग कितना होगा प्लस का 1। ठीक है, तो ये आ गया अंडर रूट के 50। अब अगर 3 दूरी आई है, बड़ी वाली दूरी का वर्ग देखो अंडर रूट 50 है, 50 का वर्ग करोगे तो 5 का वर्ग और ये 5 का वर्ग, तो 25 प्लस 25 इधर 50 है और वर्गमूल का स्क्वायर करने पर वर्गमूल हट जाता है। 50 दोनों तरफ 50 है ना, क्या लिखोगे, चूंकि अंडर रूट 50 किसका मान था, ए सी। ए सी का वर्ग किसके बराबर है, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ठीक है, बड़ी वाली भुजा का वर्ग बाकी दो छोटा भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। अतः ए बी सी समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है बेटा, आराम से हो गया। जिस तरीके से एग्जाम में लिखना है करना है, मैं आपको बिल्कुल वैसे ही करवा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं, कुछ नहीं। आएगा समझ में। अगर किसी भी पॉइंट में थोड़ा सा डाउट हो, दिक्कत हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं और सीख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हर बार आता है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में, और निम्नलिखित समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करना है। अब मेरे पास बेटा ग्राफ नहीं है, ट्राई करते हैं, फिर भी कोशिश करूँगा, बट आप तो समझ ही जाएंगे कैसे अब हल निकलता है, वो बता दूंगा। क्या पता भगवान की कृपा रही तो इसी पेज में ग्राफ में भी हल आ जाए। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं, समझा दूंगा। बाकी सोल्यूशन कैसे निकालते हैं वो मैंने अलग से इस पर टॉपिक पर वीडियो ऑलरेडी बना भी रखा है। 20वां क्वेश्चन, ग्राफीय विधि से हल करना है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ग्राफीय विधि। सारे क्वेश्चन शानदार हैं। तो देखो हमें दिया है क्या क्या दे रखा है, 2x। अब ये क्वेश्चन मुझे गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, 2x प्लस 6 बराबर ये 6 दे रखा है। ठीक है, ये अब ऐसे लिए के चल रहे हैं तो ऐसे मैं करवा दूंगा, बट कुछ तो गड़बड़ है इसमें। ठीक है, क्योंकि 6 नहीं हो गया, यहाँ पर कुछ y का टर्म होना चाहिए था। 2x प्लस 6, ठीक है, 2x प्लस 6y ले लेते हैं, y छूट गया लग रहा है, 6 ले लिया। समीकरण नंबर ये 1 है, इसको ढंग से हम लिख सकते हैं। देखो यहाँ से x दो उभयनिष्ठ आ जाएगा, 2 3 6, तो पहला समीकरण x प्लस 3y बराबर 3। तो दूसरा समीकरण में दे रखा है x माइनस के 2y प्लस के 2 बराबर 0। तो जो आंकिक मान होता है हमेशा बराबर के उस तरफ रखते हैं, और प्लस का 2 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 2। ये समीकरण नंबर दूसरा है हमारा।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ग्राफिक विधि से हल करना है तो हर एक समीकरण से कम 2 बिंदु निकालने हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 ले लेते हैं पहले। समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से बोला है तो देखो बेटा क्या होगा, 1 लिख लो पहले। कुछ भी मान सकते हो लेकिन x और y के मान ऐसे होने चाहिए कि पूर्णांक में आए तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ, माना x का मान 0, तो 0 रखो यहाँ पर। 0 + 3y = 3, 3 × 3, तो y का मान क्या आ गया 1। तो बिंदु क्या हो जाएगा, पहले x आता है फिर y आता है। x आपने 0 माना था और y आपको 1 मिला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पुनः माना, अब जो आ चुका है उसको दोबारा नहीं मान सकते, मतलब इस समीकरण में x को आप 0 दोबारा नहीं मान सकते और y को 1 नहीं मान सकते। बाकी आप कुछ भी मान सकते हो, बट कोशिश हमेशा करनी कि वो पूर्णांक में आए। ठीक, तो माना अब की बार y का मान मैंने 0 मान लिया, तो यहाँ जहाँ जहाँ y है वहाँ 0 रखो। तो x, तो ये हो जाएगा x + 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो बिंदु क्या होगा बेटा, x, y होता है, x का मान 3 है और y का मान 0 है। तो एक समीकरण से कम 2 बिंदु चाहिए, वो हमने निकाल दिए। अब आ जाते हैं समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 से एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, माना x का मान 0 मानो। अगर x का मान 0 मानता हूँ तो यहाँ कुछ भी मान सकता हूँ। ठीक है, 1 2 3 कुछ भी मान, लेकिन ऐसा मानना कि आपको हल पूर्णांक में मिले। तो -2y = -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 × 2, तो y का मान 1 आ गया। तो PQ R बिंदु, x आपने 0 माना तो y आपको 1 मिला। अब मज़े की बात देखो, हल हमारा अभी आ चुका है। हल आ चुका है, आपका होगा कैसे सर हल आ गया, जब 2 समीकरण आप बिंदु निकाल लें और फॉर्चुनेटली देखो भगवान ने भी साथ दे दिया हमारा। फॉर्चुनेटली अगर 2 बिंदु एक जैसे आपको मिल रहे हैं दोनों समीकरणों में, ये उभयनिष्ठ बिंदु है दोनों का, और वैसे 2 समीकरण के उभयनिष्ठ बिंदु ही हमारा हल होता है। तो अगर जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये दोनों बिंदु दोनों समीकरणों के उभयनिष्ठ हैं और यही आपका हल है। अब फॉर्मेलिटी है, हल हमें पता चल गया कि x का मान 0 होगा और y का मान 1 होगा। हल पता चल चुका है हमें, लेकिन अब आगे की फॉर्मेलिटी करनी भी है, क्योंकि ग्राफ बना के आपको दिखाना है, नहीं तो आपका बात सही नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब और एक बिंदु निकाल लो, माना y = 0, तो यहाँ देखो बेटा x, y की जगह पर 0 रखो, -2, तो x का मान -2 आ गया। तो h जो बिंदु होगा, पहले x आता है और फिर y, ये आ गया। ठीक है बच्चों, तो दोनों समीकरणों के हमने बिंदु तो निकाल दिए। अब फॉर्मेलिटी के लिए अब ग्राफ खींचना बाकी रह गया है। आपको पता है ये x एक्सिस होता है, ये x', ये y और ये y', यहाँ आपका ओरिजिन होता है ना। बड़े बड़े बिंदु तो यानी 3 तक ही हैं, 1 2 3, प्लस का 1 2 3, 1 2 3, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दुविधा नहीं। अब पहले वाले समीकरण के बिंदु, पहला है 0,1, x पे 0 y पे 1, ये बिंदु हो गया मेरा P। ठीक है, और दूसरा बिंदु है 3,0, x पे 3 और y पे 0, मतलब जाना ही नहीं है। अब इनको मिलाते हुए क्या खींचनी है, लाइन। ठीक है, इनको मिलाते हुए क्या खींच देनी है, लाइन खींच देनी है। अब जब लाइन खींच दी है आपने, अब इसका समीकरण भी लिख दो। क्या था पहला समीकरण, x + 3y = 3। ठीक है, फिर दूसरे वाले में आ जाओ, 0,1, फिर से वही पॉइंट, ये r पॉइंट भी हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, -2,0, x पे -2 y पे 0, ये पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम क्या है बेटा, एश। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई लाइन खींच देंगे और इसका समीकरण भी लिख दो। क्या था बेटा समीकरण, x - 2 = -2, ये इसका कॉमन पॉइंट है। ठीक है, उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु आपका क्या हो जाएगा,
0,1, ये x होता है, ये y, अतः x का मान 0 है और y का मान 1। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है जो कि मैंने आपको करके बता दिया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। और ऐसे मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस करा रखे, पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बना रखे, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर देखो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया और पता चल गया कि आपको कैसे सॉल्व करना होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे y के वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है और फिर ये दोनों ही क्वेश्चन शानदार है और दोनों के दोनों इम्पॉर्टेंट हैं और हर बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। ठीक है, 21 नंबर का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, देखो चित्र दे रखा है। यहाँ पे बिंदु P है जिसके निर्देशांक है 2, -3। यहाँ पर बिंदु Q है जिसके निर्देशांक है 10, y। हमें y का मान निकालना है और इनके बीच की दूरी जो है बेटा वो कितना दे रखा है, 10। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 10। तो देखो दिया है कि जो PQ है वो 10 है, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। x1 माइनस x2 का वर्ग, ठीक है, y1 माइनस y2 का वर्ग किसके बराबर है, 10 के बराबर है। अब आपको एक चीज़ बता, 2 में से 10 घटाएंगे माइनस का 8 का वर्ग कितना होता है, 8 × 64। जब दोनों ही नेगेटिव हों तो वो हो जाता है पॉजिटिव। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, किसी को बताना मत, है ना, मजाक कर रहा था। ठीक है, सबको बताना कि जब दोनों नेगेटिव और ऊपर स्क्वायर हो तो वो हो जाते हैं प्लस। इसका रीज़न क्या है कि नेगेटिव कॉमन निकाल के जब वर्क करते तो वो प्लस का हो जाता है। ठीक है, सो दोनों तरफ वर्क करेंगे तो वर्क करने पर जब हम वर्क करेंगे तो ये वर्गमूल इधर से हट जाएगा, इधर वर्ग हो जाएगा 64। और लगे हाथ इसको खोल दे रहा हूँ, a का वर्ग, b का वर्ग, 2ab, और इधर हो जाएगा 100। इसको उठा के तरफ लाओ, ये हो जाएगा 73। 100 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -27। ये एक द्विघात समीकरण है। इसका कोफिशिएंट, इसका गुणांक 1 है। ऐसी दो संख्या लेनी जिसको हम गुणा करें तो 27 आए और घटाई तो 6 आए। 9 × 3 = 27, 9 - 3 6। एक जोड़ा यहाँ से, एक जोड़ा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से y ओबाइनिस्ट y+9, यहाँ से 3 ओबाइनिस्ट। जो 2 बार हैं सेम टू सेम है, सही किया है मतलब हमने। ठीक है, जो 2 बार उसे हम एक बार लिखेंगे और जो ओबाइनिस्ट है उसको दूसरे ब्रैकेट पे लिख देंगे। यदि y+9 बराबर 0 तो प्लस के 9 इधर आके क्या हो जाएगा, -9। एक आंसर ये आ गया। यदि इसको 0 मानो, y-3 बराबर 0 तो -3 इधर आके +3 हो गया। तो y के 2 आंसर आएंगे, या तो -9 आएगा या +3 आएगा। ये हमारे दोनों आंसर आ गए। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत तो रहनी नहीं चाहिए आपको। ठीक, अब दूसरे पार्ट में आते हैं, इसके अथवा वाला। ये ठीक है, कह रहे बिंदु इतने इतने जोड़ने वाले रेखाखंड के बिंदु किस अनुपात में विभाजित करते हैं, किस अनुपात में विभाजित करता है वो हमें निकालना है। ठीक है, करते हैं। अथवा वाला पार्ट है ना। मैं आपको चित्र बना के समझाता हूँ। तो बिंदु दे रखा है 2। एक बिंदु है -6,10। एक बिंदु इसके बीचों बीच, या कहीं पर भी बीचों बीच बोलो, कहीं पर भी एक बीच की बिंदु है -4,6। किस अनुपात में करता है। ठीक है,
किस अनुपात में विभाजित करता है? मान लेते हैं कि m1 अनुपात m2 में करता है, ये इसका विभाजन बिंदु है, ठीक है। तो विभाजन सूत्र लगेगा इसमें, तो ऐसे लिख देना, माना m1 अनुपात m2 में विभक्त करता है, ठीक है। ये आप लिख दोगे। तो ये बड़ा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, विभाजन सूत्र से लिख दो, विभाजन सूत्र से। आप x के लिए लो या y के लिए, दोनों के बात बन जाएगी। मैं x से लेके चल रहा हूँ। सूत्र क्या होता है? m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, ठीक है बच्चों। सो देखो, ये आपका x1 है, ये आपका y1, ये आपका x2 है, ये आपका y2, ठीक है। मान रखो x का मान क्या है बेटा? -4। m1 पता नहीं, x2 का मान 3 है, m2 पता नहीं, y1 का मान 10 है। नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2। तिरछे गुणा कर दो, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो। -4 m1 -4 m2, 3 m1 10 m2, ठीक है। अब m1 को एक तरफ ले आओ, प्लस के तरह के माइनस का हो गया, ये माइनस के तरह के प्लस का हो गया। -7 m1 14 m2, 7 दूनी 14, ठीक है। तो m1, ये m2 इधर गुणे में इधर के बट्टे में हो जाएगा 2 -1। सो माइनस फाइनस कोई मैटर नहीं करता, माइनस का है तो अनुपात में प्लस का ही लिखोगे। सो जो अनुपात होगा वो होगा 2:1। ये इसको 2:1 में विभक्त करेगा, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बड़े आराम से हो गया। अब जो आपको सही लगे वो आपको करना है। अब मैं थोड़ा सा स्वार्थी बन रहा हूँ, स्वार्थी समझते हैं ना, लोभ, ठीक है। और आपको भी थोड़ा बहुत लोभ रखना चाहिए नंबर्स के लिए, अच्छे ज्ञान किया। सो मेरा लोभ क्या है कि देखो, ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये मैं अभी नहीं कराऊंगा। क्यों? आप बोलोगे सर आपको नहीं आता क्या, आप नहीं कराओगे? बेटा सब करा रखा है। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये MCQs में मैंने करा रखा है। और मेरा लोभ ये है कि आप उस वीडियो में जाके इस क्वेश्चन को ढूंढो, ठीक है। उस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। चैप्टर 6 के जितने भी MCQs ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो मैंने करा रखा है। और उसमें मैंने इस टाइप के क्वेश्चन दे रखा था, उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो उसका सही ऑप्शन ये है, सिद्ध करके दिखाया मैंने कि ये ऑप्शन क्यों आएगा। यही क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम टू सेम वहाँ पर भी बैठा हुआ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जाओ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले सीरीज़ में, वहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 6 की वीडियो में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर देखना कि सर को आता है या नहीं आता है, सर ने कराया है या फिर नहीं कराया, ठीक है बच्चों। तब तक अभी आप लोग बाकी क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर जाके इस वीडियो क्वेश्चन को ढूंढना आपको मिल जाएगा और आप देख लेना, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे, दी गई आकृति में एक वृत्त के परिघत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD और किसके बराबर है? ये AD प्लस BC के बराबर है। और ये क्वेश्चन काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है और ये बहुत बार रिपीट करता है, ये भी और ये भी, ठीक है। ये 6 मार्क्स मतलब बहुत बड़े नंबर में आ जाता है। ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं चैप्टर नंबर 10 के, ठीक है। चलिए करते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक। एक बार चित्र बना हुआ है तो एक बार हम और बना लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये अंडा बन गया यार, वृत्त बनाना था। इसके चारों तरफ से साइड खींचनी है हमें, यूं 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 और यूं। नाम यहाँ पर है DCQRSEPB, है कि नहीं? देखो सिद्ध क्या करना है,
ए बी प्लस सी डी किसके बराबर है? ए डी प्लस बी सी है। ए बी कहाँ है? देखो बेटा, ए बी प्लस सी डी, ये प्लस ये किसके इक्वल है? दिस प्लस दिस के इक्वल। आपको पता होगा चूँकि प्रमेय 10.2 के अनुसार 10.2 प्रमेय क्या कहती है? किसी बाह्य बिंदु से खींचे गए वृत्त की लंबाई, मतलब स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। यानी कि ए पी किसके बराबर हो जाएगा बेटा? ए पी बराबर हो जाएगा ए एच के, ठीक है। बी पी किसके बराबर हो जाएगा? बी क्यू के, ठीक है। डी एच किसके हो जाएगा? डी आर के। और सी आर किसके हो जाएगा? सी क्यू के। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब आपको क्या करना है? इन चारों समीकरणों को जोड़ देना है। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, बायां वाला बाईं तरफ जोड़ना, दायां वाला दाईं तरफ जोड़ना। ए पी प्लस बी पी डी एस प्लस सी आर, इधर हो जाएगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी आर प्लस सी क्यू, ठीक है। अब थोड़ा सा स्मार्ट बनो, ठीक है। जो प्रूफ करना है वो ध्यान रखना है आपको। ए बी कब आएगा? ए बी आएगा जब ए पी और बी पी रहेंगे। तो यहाँ तो देखो ए पी प्लस बी पी है, इसके जगह पे मैं डायरेक्ट क्या रख सकता हूँ? ए बी। फिर मुझे सी डी चाहिए। सी डी कब आएगा? जब सी आर प्लस डी आर हो। सी आर और यहाँ मुझे डी आर चाहिए, तो डी एस की जगह पे मैं डी आर रख सकता हूँ, ठीक है। डी आर रख सकता हूँ, ठीक है। तो लगे हाथ यही कर लेते हैं। अब ये बना देगा मुझे सी डी। फिर इस तरफ देखो ए डी चाहिए। ए डी कब आएगा? ए डी ना, ए डी तब आएगा जब ए एस प्लस एस डी होगा। ए एस प्लस एस डी नहीं दिख रहा है। एस डी किसके जगह पर आ सकता है? एस डी आ सकता है डी आर की जगह पर, ठीक है। तो डी आर की जगह पर पहले ए एस प्लस डी आर की जगह पर क्या हो जाएगा बेटा? डी एस, ये रख दो, ठीक है। ये तो मुझे दे देगा अभी, क्या दे देगा? ये मुझे दे देगा अभी ए डी, रख दिया। अब मुझे बाकी चाहिए बी क्यू प्लस सी क्यू, वो ऑलरेडी है यहाँ पे देखो, बी क्यू प्लस सी क्यू चाहिए। बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? बी सी के हो जाएगा। यही तो आपको प्रूफ करना था। इतना आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ रटने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, जो कि बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आसान भी है, टफ तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी हर बार आ जाता है, एक बेसिक्स लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये देखो लगे हाथ मुझे एक क्वेश्चन दिख रहा है, बहुलक 6 नंबर का क्वेश्चन दे दिए। बताओ, ऐसे क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन 6 नंबर में आ जाता है, हर साल आते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसा है ना बेटा, हर साल आ जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर साल आता है, हर साल, ठीक है। तो करा तो मैं 3 नंबर का रहा हूँ, बट मेरी लालच थोड़ी सी बढ़ गई है। मैं 6 नंबर का एक क्वेश्चन भी आपको करवा देता हूँ, आपको भी लालच आ रहा होगा, और आप खुद देखना कि कितना आसान क्वेश्चन है। देखो बहुलक 30 नंबर का क्वेश्चन है ना, 30 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो बहुलक का सूत्र पहले लिखवा देता हूँ, L, ठीक है। यहाँ होता है F1 माइनस F0 गुणा H, बट्टे में होता है 2F1 माइनस F0 माइनस के F2। ये बहुलक का सूत्र है। आपको इसे याद करना पड़ेगा, जैसे मुझे याद है ना, वैसे ही आपको याद करना पड़ेगा। और इतना आसान क्वेश्चन है, क्या बताऊँ आपको। अब खुद देखो, ये वर्गंतराल पर पहले नज़र डालनी पड़ेगी हमें कि 20 पे शुरू खत्म हुआ है, 20 से शुरू हो रहे हैं, बिल्कुल मतलब जिस पे ख़त्म हो रहा है उससे शुरू होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो सभी का अंतर समान है, 20-20 का अंतर है, सभी में 20-20 का अंतर है वर्गंतराल में। यहाँ h का मान क्या है बेटा? 20 है। जितने का अंतर हो उसे हम h बोलते हैं। और बारंबारता बोले तो f है ना, बारंबारता बोले तो f। अब सबसे बड़ी ढूंढो, f सबसे बड़ी कौन सी है इसमें? 61, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो होती है उसे हम F1 बोलते हैं,
60। ये बेटा हमारे पास क्या है, F1 है। इसके बाद वाला होता है F2 और इससे पहले वाला होता है F0। जैसे ही आपको F1 मिल जाएगा ना, आपका सारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो F1 आपका 60 हो गया, F0 आपका 52 हो गया, F2 आपका 38 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब कभी कभी ना इसमें बहुलक वर्ग क्या होगा वो भी हमसे पूछ देता है। बहुलक वर्ग बताओ, एक नंबर में भी आ जाता है। तो इसमें बेटा बहुलक वर्ग क्या होगा, जो F1 है ना उसी के सीध में देखना है। ये जो अंतराल है यही होता है बहुलक वर्ग। ये होगा 60 से 80। ठीक है, और ये जो 60 है इसे हम निम्न सीमा बोलते हैं, यानी कि L। इसे क्या बोला जाता है, निम्न सीमा। और 80 को U बोलते हैं, ये हमारी है उच्च सीमा। लेकिन हमें L चाहिए, हमें U नहीं चाहिए, हमें बस ये चाहिए। अब सूत्र में रख दो, सारे मान आपको पता है, बस अब सूत्र में रख दो। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं। L का मान कितना है, 60, रख दिया। F1 का मान कितना है, F1 का मान 60 है क्या, F1 का मान तो 61 है, 60 क्यों रख रहा हूँ, 61 है। F0 का मान कितना है, 52। H का मान कितना है, 20 बट्टे में 2 F1। F1 का मान कितना है, डॉट का मतलब गुणा, F1 का मान कितना है, 61 माइनस F0 का मान है 52, फिर F2 का मान कितना है, 38। अब इसको हल कर लेना है बस। 61 में से 52 घटाएंगे 9, और यहाँ 61 दूनी 122। ठीक है, और 8 2 10, हासिल लगा, 1 5 3 8 1 90। आगे हल करेंगे 60 180, तो घटाएंगे तो 10, यह आ जाएगा 32। ठीक है, 132 भाग देना है, इसको काट लो, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 9 18 0। ठीक है, ये चीज़ आ गई आपकी पर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब आपको बस भाग दे देना है। ठीक है ना, भाग देना आपको आना चाहिए। भाग आपको देना है 90 में, आपको भाग देना है 16 से। ठीक है, तो जब भाग दोगे तो ये जाएगा 5.62, दशमलव के 2 स्थान तक लिया, तो 60 में ये जोड़ोगे तो 65.62 आपका बहुलक आ जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत। 6 नंबर आपको आराम से मिल गए। कुछ एडिशनल चीज़ भी बता दी मैंने, बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं, उच्च सीमा क्या होगी, निम्न सीमा क्या होगी। ठीक है, ये एडिशनल चीज़ें भी मैंने बता दी, लगे हाथ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 24वें नंबर पर। तो 24वें नंबर में क्या बोल रहा है, देखिए बच्चों, कह रहे हैं यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती हैं। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। इतना आसान क्वेश्चन है, लेकिन आता हर बार है ये क्वेश्चन। तो मान लेते हैं, माना वह भिन्न x/y है। हाँ, हमने क्या मान लिया, माना वह भिन्न x/y है। प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में क्या बोला गया है कि जो भी भिन्न है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है। अंश में भी 2 जोड़ा, हर में भी 2 जोड़ा, तो वो 9/11 हो जाती है। ठीक है, तिरछे गुणा करो तो ये हो जाएगा 11x, 11 दूनी 22, 9y, 9 दूनी 18, प्लस का 9 इधर के माइनस का हो गया। ठीक है, ये प्लस का 22 इधर के माइनस का 22 हो गया। 18 में से 22 घटाओगे माइनस के 4 आ जाएगा। समीकरण एक आ गया प्रथम शर्तानुसार। अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला जाता है
द्वितीय शर्त में बोला जा रहा है 3 जोड़ा जाए अंश और दोनों में, तो वो 5/6 हो जाती है। ये भिन्न है हमारी, दोनों में अगर कितना जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, तो वो 5/6 हो जाती है। ठीक है, अंश समझते हैं ना, अंश ये ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला होता है, ये अंश है। तो तिरछे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 6x, 6 3 18, 5y, 5 3 15, प्लस के 5 इधर के माइनस का हो जाएगा, प्लस के 18 इधर के माइनस का 18 हो जाएगा। 15 में से 18 घटाएंगे, माइनस की 3। समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, समीकरण नंबर 2 हो गया ना। अब 2 समीकरण हमें मिल गए, अब इनको हल करना है। अब हल आपकी मर्जी से करो, किसी भी विधि से कर सकते हो, क्योंकि विधि का उल्लेख तो किया नहीं गया है। तो सबसे आसान क्या होगा कि हम विलोपन में लगाते हैं। मेरे हिसाब से विलोपन विधि सबसे आसान होती है। तो मैं किसको विलुप्त करना चाहूँगा, मैं x को विलुप्त करना चाहूँगा। यहाँ 11 है तो कि 11 की गुणा इसमें होगी, यहाँ 6 है तो 6 की गुणा इसमें होगी। कर देते हैं, 11 छंग 66x, 6 9 54 y, 6 चौके 24। इसमें 11 से करेंगे 66x, 11 पंजे 55 y, ठीक है, और 11 3 माइनस की 33। प्लस का समान चिन्ह होने पे घटाते हैं, घटाने में चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। घटा 55 में से 54 घटेगा तो y, 33 में से 24 घटाएंगे, 6 और 3 9, तो y का मान आ गया 9। अभी आंसर नहीं है, y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, 1 में रख दो तो यहाँ से आ जाएगा 11x, y का मान कितना है 9, माइनस के 4, 9 9 81, माइनस के 4, माइनस के 81 इधर के प्लस के 81 हो गए। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 77, 11 7 77, तो x का मान कितना आ गया बेटा 7। अतः भिन्न निकालना था ना मैं, अतः भिन्न को हमने माना था x/y, x का मान 7 है, y का मान 9 है। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा कि वो जो भिन्न होगी वो 7/9 होगी। कितनी होगी, 7/9 होगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से बन गया। तो 3 नंबर वाला क्वेश्चन तो ख़त्म हो रहा है, इसके बाद सीधे 6 नंबर स्टार्ट होगा। ठीक है, अथवा वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं। 2 संख्याओं का अंतर 26 है, ये वाला कर लेते हैं। अथवा मैंने बोला मैं आपको सारा करवाऊंगा। ठीक है, 2 संख्याओं का अंतर, देखो 2 संख्या जब बोल रहा है तो एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, ऑब्वियसली बात है। माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y। ठीक है, प्रथम शर्तानुसार। तो देखो इस दोनों क्वेश्चन में जो अथवा वाला क्वेश्चन है वो ज़्यादा आसान है, तो हमेशा वो क्वेश्चन एग्जाम में आपको करना है जो टाइम कम ले। ठीक है, ये नहीं कि पन्ना ज़्यादा भरेगा तो उसको मैं कर दूँ ना, इसमें आपका घाटा है, नंबर तो उतना ही है ना। तो प्रथम शर्तानुसार क्या, 2 संख्याओं का अंतर, मतलब बड़े में से जब छोटा वाला घटाओगे तो 26 आता है। और द्वितीय शर्तानुसार क्या बोले, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, मतलब बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, अब x का मान उठाकर y समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। x का मान 3y, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस के y है 26, तो ये हो जाएगा 2y 26, है ना। तो 2 1 कम 2, 2 3 6, तो y का मान आ गया 13। तो छोटी संख्या तो 13 होगी, और y के मान को उठाकर समीकरण 2 में रख दो।
y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 एक बार लिख लो। 13 है y का मान, तो 13 तिया 39, ठीक है। तो बड़ी संख्या 39 होगी, छोटी संख्या 13 होगी, ठीक है। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब 3 नंबर का और एक क्वेश्चन बच रहा है, उसे भी कर ही लेते हैं लगे हाथ, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैंने तो 6 नंबर वाला भी एक लगे हाथ करवा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बड़े क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे कोई बर्तन, क्वेश्चन पढ़ पा रहे, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ा आपने, क्वेश्चन पढ़ के आपको चित्र बनाना है पहले, सबसे पहले 25 नंबर का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। ये एक अर्धगोला बना दिया आपने, खोखला है मतलब कटोरा समझ सकते हैं। इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब इस कटोरे का जो त्रिज्या होगी और इस बेलन की त्रिज्या होगी वो बराबर होगी, क्योंकि अध्यारोपित बोला है। अध्यारोपित नहीं बोलेगा तो साइड से वो गिर जाएगा लुढ़क कर, ठीक है। मतलब दोनों की त्रिज्या समान है। फिर क्या बोला गया, अर्धगोले का व्यास, ये अर्धगोले का जो व्यास है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आधी हो जाएगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितनी हो जाएगी, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमसे बोला गया है कि बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी, 13 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बर्तन की कुल ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो चीज़ देखो, ये इसकी ऊंचाई भी आपको चाहिए होगी, बेलन की ऊंचाई ये चाहिए होगी आपको। बेलन की ऊंचाई h बराबर टोटल ऊंचाई में से मुझे ये माइनस कर देना, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से हो गया। अब उसके बाद बेलन की त्रिज्या भी लिखो, बेलन की त्रिज्या r, वो कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 14 का आधा हो जाएगा, ठीक। गोले, अर्धगोला है वैसे तो, गोला लिख दिया, गोले की त्रिज्या सॉरी, ठीक है, क्योंकि अध्यारोपित बोला है तो इसको कल r से प्रेजेंट किया है ना स्मॉल, तो इसको भी स्मॉल r से ही प्रेजेंट करना है। ये भी कितना है बेटा, 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बर्तन का यहाँ पे पहले लिख देना प्रश्नानुसार, जैसे एग्जाम में करना ना, बिल्कुल वैसे करवा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं करवा रहा। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वो क्या होगा, गोले अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल, ठीक है। सूत्र आपको पता होना चाहिए। अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 2πr², ठीक है। और बेलन का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बेटा, 2πrh, ठीक। तो यहाँ से देखो 2πr उभयनिष्ठ है, यहाँ से r बचा, यहाँ से h बचा, मान रखो 2 पाई का मान 22/7 होता है, ठीक। ये चीज़ त्रिज्या का मान हमारे पास कितना है, 7 है, 7, और h का मान कितना है, तो हमारे पास 6, 7 से 7 काटा, 22 दूनी 44,
ठीक है, 22 दूनी 44, 7 और 6 13। अब गुणा करो, ठीक है, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13, एक कटा 4 4। मुझे 13 का पहाड़ा आता है, ये मत सोचना कि नहीं आता। कई बच्चे ऐसे मेरे वीडियो देखते हैं जिनको पहाड़ा 20 तक भी नहीं आता, तो उनके हिसाब से मैं कैलकुलेशन सिखाता हूँ। तो जोड़ेंगे यहाँ से 2, 4 और 3 7 और 4 और 1 5, 572 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया 572। क्षेत्रफल निकाल रहे तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे, आयतन निकाल ले सेंटीमीटर की कहा 3 लगती। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ओके। सो ये क्वेश्चन हमारे आराम से बन गए। अब नेक्स्ट वीडियो में 30 नंबर तो मैंने पहले ही बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे, और ये सारे 6 नंबर वाले हैं। देख रहे हैं क्वेश्चन, देख रहे हैं, सब 6 नंबर वाले हैं। ठीक है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। सारा क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी। 30 तो मैंने बता दिया है, तो ये नहीं करवाऊंगा, बाकी सारा कराऊंगा। और ऐसे ही मैंने कई सारे मॉडल पेपर करा रखे हैं अनसॉल्व, जिसका सोल्यूशन भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरे चैनल पे मिलेगा। अनसॉल्व है ना। और ऐसे ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे, उनको ज़रूर देखो। NCERT पूरी कंप्लीट करा रखी है, उनको ज़रूर देखो। ठीक है, चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो, जो कि बिल्कुल फ्री है, और मैं आपको सारा कुछ क्वालिटी कंटेंट फ्री में दे रहा हूँ। ठीक है, बस आपका प्यार चाहिए और आपका सपोर्ट चाहिए, और कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, और इतना तो आप ज़रूर करेंगे। बस इस वीडियो को हर जगह फैला दो। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। क्लास 11th 12th की मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी चैनल पे अपलोड हो रही है, आप वो पहले से ही कंप्लीट है, वो भी आपको फ्यूचर में यहाँ पर ही मिल जाएगा।